कि जब अखबार में सिर्फ फोटो के ऊपर चिकन रखने से इतना बवाल हो गया, अब सोचो फोटो नोटों पे हो गई तो कितना बवाल होगा। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि डेली इससे फसाद होंगे, तो ऐसा काम ना किया जाए। देवी देवताओं को उनके सम्मान के हिसाब से स्थान दिया जाए, और नोट की और वोट की जो ये राजनीति है, ये सिर्फ चुनाव की वजह से एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, एक एजेंडा सेट किया जा रहा है। आरएसएस एक एजेंडा सेट करके दे देती है, और उसी एजेंडे पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों समांतर रूप से काम करना शुरू कर देती हैं। तो हमें इन एजेंडों पे नहीं फंसना है। हमें केजरीवाल साहब से ये सवाल करना है कि केजरीवाल साहब, आप जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि दिल्ली में आपने शिक्षा की दिशा में जो शिक्षकों की भर्तियां हैं, वो भर्तियों की बहाली अब तक क्यों नहीं करी? आपने जितने भी राज्य सरकार के अधीन सरकारी अस्पताल हैं, उनमें डॉक्टरों की अभी तक नियुक्तियां क्यों नहीं हुई? और जो मोहल्ला क्लिनिक, कई मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं, तो उन पे आपकी क्या रणनीति है? तो हमें उनसे ये सवाल करना है। यही सवाल हमें बीजेपी से करना है कि पूरे देश भर में जो ये अब मोदी जी गुजरात में जाके जो है बिगुल फूंक रहे हैं चुनावी, और ये कह रहे हैं कि साहब हम इतनी नौकरियां देंगे, उतनी नौकरियां देंगे। पिछले 27 साल से आप बताओ साहब, आपने कितनी नौकरियां दी? सारे जगह आप चाहे शिक्षा देख लो, चिकित्सा देख लो, जितने भी सरकारी विभाग हैं, सब जगह ठेके पे लोग काम कर रहे हैं। तो 27 साल से मोदी जी को कुछ नहीं दिखाई दिया। सड़कों के वहाँ हाल देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देख लो, सब बदहाल हो रखा है। इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई वहाँ गुजरात में परेशान है तो मिडिल क्लास परेशान है। मिडिल क्लास को इन्होंने बहुत कमज़ोर कर दिया है। केजरीवाल जी का अगर इतिहास देखा जाए तो आपको भी जानकारी होगी कि जब मंडल कमीशन लगा था तो आरक्षण का विरोध करने वाला जो NGO था वो केजरीवाल साहब का था। इन्होंने कई साल तक ये एजेंडा चलाया था कि आरक्षण का हम विरोध करें, आरक्षण को देश से ख़त्म करें। और जब इनकी आरक्षण वाली जो गोटी है वो फिट नहीं हो पाई, तो उसके बाद फिर इन्होंने अन्ना को पकड़ा और देश बदलने चले थे, सिस्टम बदलने चले थे, जन लोकपाल लाने चले थे, ईमानदारी से काम करने चले थे। और अब कहाँ पहुँच गए, कहाँ आए थे? वो कहते हैं ना, इनके लिए तो एक कहावत है, ये कहाँ से कहाँ आ गए साहब, क्या से क्या हो गए साहब, क्या थे और क्या हो गए। IRS ऑफिसर थे, देश की आप प्रशासनिक सेवा में थे, आप सिस्टम बदलने चले थे और आप खुद बदल गए। और आप राजनीति के दलदल में इतना गिरे कि आपने सबको पीछे छोड़ दिया। जो बीजेपी राजनीति करते हैं धर्म की, हिंदू धर्म की स्पेशली, क्या उससे बड़े ये जो धर्म की राजनीति करने तो रहा है कि नोटों पे जो है लक्ष्मी की फोटो छापी? आप देखो साहब, बीजेपी बात करती है हिंदुत्व की, तो ये कहते हैं साहब हम कट्टर हिंदू हैं। बीजेपी कहती है कि देशभक्त, तो ये कहते हैं साहब हम कट्टर देशभक्त हैं। बीजेपी बात करती है साहब कि हम देश में जो है EWS को आरक्षण देंगे, तो ये कहते हैं कि हम साहब सबको EWS बना देंगे। इनका बस चले तो ये सवर्णों के अलावा और जो जितनी भी लॉबी है, जितनी भी यहाँ पे जनता है, जितने मूल निवासी हैं, जितने बहुजन समाज के लोग हैं, जितने माइनॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों को ये यहाँ की नागरिकता भी ख़त्म करवा दें। ये बिल्कुल एक जो आप कहते हैं ना, एक हो गया A टीम, एक तो हार्डकोर हिंदुत्व पे चल रही है, वो पार्टी तो हो गई बीजेपी, और दूसरी जो RSS की शाखा चल रही है वो चल रही है सॉफ्ट कोर हिंदुत्व पे, और वो है आम आदमी पार्टी। और वो बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक है। बीजेपी तो कह के मुस्लिमों का विरोध कर रही है, बीजेपी तो कह के दलितों का विरोध कर रही है, बीजेपी तो कह के आरक्षण का विरोध कर रही है, और ये कान को घुमा के पकड़ रहे हैं। और ये आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, ये आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं। ये पिछले 9 साल में इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं भरी है, इन्होंने तो सीधे जो है आरक्षण को ख़त्म ही कर दिया। देखो साहब, केजरीवाल जी ने वही ट्रैक पकड़ लिया जो 8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रैक पे उनकी गाड़ी चल रही थी। तो अब इसमें सबसे बड़ी समस्या आ गई है बीजेपी के लिए। हाँ बोल रहे हैं तो फंस रहे हैं, ना बोल रहे हैं तो फंस रहे हैं। भाई मेरा अगर निजी विचार जाना जाए तो देवी देवता का फ़ोटो जो है किसी भी करेंसी पे नहीं होना चाहिए हमारे देश में। क्योंकि हमारे देश में क्या है, थोड़ा धर्म को आदमी सेंसिटिविटी से जोड़ता है, थोड़ा धर्म के प्रति उसका लगाव ज़्यादा है। आदमी यहाँ धर्म के लिए सेंसिटिव है। आपने देखा होगा धर्म के नाम पे यहाँ पे झगड़े फसाद भी बहुत हो जाते हैं, हत्याएं तक हो जाती हैं। तो अगर नोट का हम इस्तेमाल देवी देवता नोट में रहेंगे तो उसका इस्तेमाल हर तरीके की जगह पे होता है। भाई शराब खरीद रहा है तो वो भी नोट से खरीद रहा है,
ठीक है साहब। चिकन शॉप में जा रहा जी, वो भी जायका पे जा रहा जी, वो भी नोट्स, वहाँ भी करेंसी यूज हो रही, तो उससे कहीं ना कहीं देवी देवताओं का अपमान हो। सबसे पहले तो इन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो के बाद पोस्टर से बापू को हटाया, ठीक है। बाबा साहब के नाम पे, भगत सिंह के नाम पे पंजाब में वोट लिया। अब गुजरात में इन्होंने भगत सिंह को और बाबा साहब को भी पीछे छोड़ दिया। अगर ये इतना बाबा साहब को और संविधान को लेके, पंजाब चुनाव का आपको ध्यान होगा कि संविधान दिवस मना रहे थे, बाबा साहब के नाम पे 10 दिनों की 15 दिनों की इनकी सेमिनारें चल रही थी, क्योंकि मालूम था कि यहाँ पंजाब में जो है 35% दलित वोट है, बहुजनों का बहुत संख्या में वोट है, तो उनको ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे थे। अब हुआ क्या कि अब गुजरात में आ गए, तो यहाँ गुजरात में समीकरण अलग है। यहाँ पे इनकी जो बाबा साहब वाली जो रणनीति है वो यहाँ काम नहीं कर रही है। यहाँ ये अपने जाल में ही फंस चुके हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी को देखो निष्कासित कर दिया, राजेंद्र पाल गौतम जी को साइड कर दिया, नहीं कर दिया इन्होंने। तो इनके एजेंडे साफ हो चुके हैं कि इन्हें बहुजनों का वोट नहीं चाहिए, इन्हें दलितों का वोट नहीं चाहिए, इन्हें पिछड़ों का वोट नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है? देखो साहब, दोनों सिक्कों के दो पहलू। बड़ी कौन सी है सर? अब इसमें बड़ा या छोटा देखो, दो बेईमान है, दो संविधान के विरोधी है, दो संविधान के दुश्मन है, दो मानवता के दुश्मन है, दो बहुजनों के दुश्मन है। तो अब इसमें ये बता पाना मुश्किल है कौन बड़ा दुश्मन है। बीजेपी भी बहुजनों को काट रही है, बीजेपी भी शिक्षा को कमज़ोर कर रही है, बीजेपी भी बहुजनों के मौलिक अधिकारों को कमज़ोर कर रही है, और आम आदमी पार्टी भी कमज़ोर कर रही है। अब ये तो जनता तय करेगी कि कौन ज़्यादा बेईमान है। अब मेरे बोलने से मैं अगर बोल दूं कि साहब बीजेपी ज़्यादा बेईमान है, और कल को पता चले कि आम आदमी पार्टी वाले ज़्यादा बेईमानी करें, देखिए बेईमान दोनों ही हैं। फिलहाल तो दोनों ही बराबरी पे बेईमानी कर रहे हैं, दोनों ही बराबरी पे बेईमानी कर रहे हैं। दोनों ही लोग, चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, दोनों ही लोग आरक्षण को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही लोग हिंदुत्व की आड़ में SC ST OBC और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। दोनों ही लोग, जहाँ जहाँ पे इनकी सरकारें हैं, दोनों ही लोगों ने शिक्षा को कमज़ोर करने का काम किया है। दोनों ही लोगों ने जो मुख्य धारा है उससे बहुजनों को दूर करने का काम किया है। अब इसमें ये बता पाना मुश्किल है कि किसने ज़्यादा किया है। इसका तो हमें पूरा पुनरावलोकन करना पड़ेगा, पूरा इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। अब केजरीवाल साहब की अगर बात की जाए, सिर्फ हम शिक्षा की बात ले लें तो दिल्ली में कम से कम इन्होंने 40 से 45 हज़ार शिक्षकों को भर्ती नहीं होने दी, नुकसान किया। और अगर हम पूरे देश की बात ले लें, केंद्र सरकार की बात ले लें, तो इन्होंने, केंद्र सरकार ने लगभग 80 लाख पदों की भर्ती नहीं होने दी। अगर हम सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन जो यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं उनकी हम बात करें, तो उन्होंने SC ST और OBC के तकरीबन 35 से 40 हज़ार प्रोफेसरों की भर्ती नहीं होने दी, और उसके अगेंस्ट जनरल कोटा जनरेट कर दिया। ऐसा होता है कि इंटरव्यू में अगर आप आरक्षित पद के कैंडिडेट को 3 बार रिजेक्ट कर दो, क्योंकि इंटरव्यू में कैंडिडेट को सेलेक्ट करना या ना करना वो होता है पैनल के ऊपर। और पैनल में कौन बैठते हैं? इस पिछले 8-9 साल से पैनल में सारे RSS के लोग बैठ रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे जितनी भी आरक्षित पद हैं उन सारे आरक्षित पदों में बहुजनों की एंट्री इन्होंने बंद कर दी। ये कह रहे हैं साहब इंटरव्यू ये क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब एक नया सिगूफा चल रहा है। मेरे कई मित्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एडॉक पे पढ़ा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई परमानेंट वैकेंसी तो बीजेपी निकाल नहीं रही है। अब वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ RSS का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है साहब। अगर आपने RSS की शाखा ज्वाइन की है तब तो वो आपको एडॉक पे रखेंगे, और अगर आप RSS की शाखा से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपका एडॉक रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तकरीबन 50% लोग उसमें से रिजेक्ट हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। यदि शाखा में चले जाते हैं, किसी को नौकरी मिल रही है RSS की शाखा में जाने से दिक्कत क्या फिर? देखो साहब, बात दिक्कत ये नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दिक्कत ये है कि हमारे देश में संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। आप RSS की शाखा में जाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी मर्जी से जाए। आप मंदिर में जाइए, कोई बुराई नहीं है। आप मस्जिद में जाइए, आप गिरजाघर जाइए, आप गुरुद्वारे जाइए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहाँ पे कंपल्सन आ जाता है,
जहाँ पे ज़बरदस्ती थोपी जाती है, दिक्कत साहब वहाँ आना शुरू हो जाती है कि अगर आप आरएसएस की शाखा में नहीं जाएंगे तो आप देशभक्त नहीं कहलाएंगे, फिर आप देशद्रोही कहलाएंगे। तो दिक्कत वहाँ आ जाती है साहब। और भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी तरीके का माहौल बना रही है और इसी राह पे अब आम आदमी पार्टी भी चल रही है कि साहब वो अगर देशभक्त हैं तो हम कट्टर देशभक्त हैं, वो अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो जय श्री राम कर रहे हैं तो हम जय हनुमान कर रहे हैं। भाई जय संविधान क्यों नहीं कर रहे आप? संविधान ने ही तो आपको ये दर्जा दिया, जो आपको बोलने की आज़ादी दी, जो केजरीवाल जी को जो रामलीला ग्राउंड में आंदोलन करने की आज़ादी दी, वो संविधान ने ही तो दी। संविधान के दम पे तो आप आईएएस ऑफिसर बने, आईआरएस ऑफिसर बने, संविधान के दम पे आप मुख्यमंत्री बने, और अब आप संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। यही मोदी जी 2014 से पहले ये कहते थे कि मैं पिछड़े का बेटा हूँ, मैं ओबीसी जात का हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ। अब इनको ओबीसी जातियां नहीं दिख रही हैं, अब इनको एससी एसटी नहीं दिख रहे हैं। आपने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देकर क्या किया है? साफ साफ संविधान का मजाक उड़ाया है। संविधान में साफ क्लॉज है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं, सामाजिक आधार पे मिल रहा है। जो जातियां हमारे देश में तकरीबन 5000 साल से 10,000 साल से गुलामी में रह रही हैं, उनको सामाजिक बराबरी नहीं मिली है, तो उनको सामाजिक आधार पे आरक्षण दिया गया था और उस आरक्षण का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 से 9 सालों में लोगों को छलने का काम किया है, लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। देखो साहब, अब एक चीज़ तो स्पष्ट हो चुकी है, केजरीवाल साहब ना तो मुसलमानों के हैं, क्योंकि बिल्किस बानो कांड पे भी केजरीवाल साहब ने चुप्पी साधी। अब केजरीवाल साहब का दोहरा पैमाना देख लो, मनीष सिसोदिया की तो तुलना कर रही है भगत सिंह से, और वहीं जहाँ पे इनका दूसरा फोटो रहता है बाबा साहब का, और बाबा साहब के अनुयायी को तो इन्होंने निष्कासित कर दिया। तो जनता तो इस चीज़ को देख रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस ने एक दलित चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और ये कोई 2 आदमियों ने नहीं बनाया कि भाई सोनिया जी या राहुल जी ने बनाया हो या वर्किंग कमेटी ने बनाया हो। बाकायदा उसका चुनाव हुआ और तकरीबन उनको 8,000 वोट मिले, 9,000 में से 8,000 वोट मिले, यानी कि उन्हें लगभग 90% जो पूरे देश भर के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने वोट दिया। तो जब एक दलित चेहरा कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगामी चुनाव में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में दलित वोटर, ओबीसी वोटर और माइनॉरिटी का जो वोटर है, ठीक है, वो सबका रुझान अब कांग्रेस की तरफ होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो ये दोहरा चरित्र है, चुनाव से पहले कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और, कहने का कुछ और दिखाने का कुछ और। कहने को तो ये बाबा साहब की बात करते हैं, और कहने को तो ये बापू की फ़ोटो पे जाते हैं, वहाँ पे राजघाट पे जाके शीश नवाते हैं, और जब करने की बात आती है तो करते क्या है, ये भी मनवाद फैला रहे हैं। ये किसी से छुपा थोड़ा ही है। एक तरफ आप मनीष सिसोदिया को तो आप ये नेशनल हीरो बना रहे हैं, और राजेंद्र पाल गौतम जी को आपने क्या बना रखा है? भाई राजेंद्र पाल गौतम जी ने क्या गुनाह किया? वो बहुजनों की आवाज़ उठा रहे थे, उनके साथ शोषण हो रहा था, उनको समाज में सम्मान नहीं मिल रहा था, तो उनके हक की आवाज़ उठा रहे थे, और जबकि वो आपके एजेंडे में था कि हम साहब बाबा साहब के संविधान के अनुरूप चलेंगे। तो ये तो साफ तौर पर आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, बाबा साहब की अनदेखी कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, और इस देश का अपमान कर रहे हैं। तो देश की जो जनता है, जो 85% जनता है, वो इन चीज़ों को अब पूरी तरीके से समझ चुकी है। पहले थोड़ा सा इनके मन में डाउट था कि हो सकता है केजरीवाल जी सच में देशभक्त हो, लेकिन अब समझ में आ गया है कि केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी भक्त हैं।